कहते हैं ना, गुल्लक इज नॉट अ सीरीज, इट्स एन इमोशन। राइट। आलू डाल के जो पीली चावल बनती है उसको क्या कहते हैं? तहरी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, स्वानंद किरकिरे आपके बैचमेट्स थे, मगर एक सीनियर थे जो आपकी लाइफ में बहुत स्पेशल बन गए, अतुल कुलकर्णी सर। आई फेल इन लव एंड आई प्रपोज्ड हिम। अच्छा। मेरे पिताजी शिप में, मर्चेंट नेवी में कैप्टन थे। मम्मी एक आईआईटी में एक क्लार्क थी। हमारे यहाँ पे कोई भी एक्टर नहीं था, कौन मुझे चांस देता? आप बहुत अच्छे एक्टर हो लेकिन आपको उसमें से पैसा नहीं मिल रहा, ऐसा हो सकता है। बहुत ही बुरे एक्टर हो और आपको बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो आप प्लेस में सिंगिंग भी करती थी। हेरी सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी, उतरेगी आज मेरे पी की सवारी। हेलो हाय नमस्ते, क्या हाल चाल है आप लोगों का। तो आज हमारे साथ हैं गीतांजलि मैडम, आपके गुल्लक की शांति मिश्रा। इनके साथ करने वाले हैं हम ढेर सारी बातें। कैसे हैं मैम आप? एकदम बढ़िया, थैंक यू फॉर हैविंग। वेलकम टू द पॉडकास्ट मैम। कैसा लगता है जब आप देश की फेवरेट मम्मी बन जाती हैं? बहुत अच्छा भी लगता है लेकिन ऐसे लगता है ओह, मतलब अपनी इतनी उम्र होते जा रही है। ओके। तो मैम गुल्लक का सीजन 4 आ गया है और लोग इसको भी उतना ही प्यार दे रहे हैं जितना सीजन 1, 2 और 3 को दिया है। तो गुल्लक तो डेफिनेटली पूरे देश में पसंद किया जा रहा है। सब लोगों को गुल्लक के डायलॉग्स, मीम्स सब याद है। हम पॉडकास्ट तो शुरू करेंगे ही, मगर उससे पहले ये हम चेक करना चाह रहे हैं कि गीतांजलि कुलकर्णी को गुल्लक कितना याद है। तो आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट है मैम। बाप रे, आई एम वेरी बैड एट टेस्ट। तो हम मैं आई ऑलवेज से कि जब ऑडिशन टेस्ट होते हैं ना, तो मैं कहती हूँ कि डोंट टेस्ट मी, ट्रस्ट मी। नहीं तो आपके हेल्प करने के लिए यहाँ पर ये गुल्लक है। मोटिवेशनल ये बूस्ट मे के भी लिए। आपको वहाँ पे गुल्लक भी तो बात करता है ना। अब देखिए ये कुछ गुल्लक अगर बात कर रहा है, शायद ये जवाब दे, तो आप ये रखिए, मे भी कुछ आपको और चमकेगा। हाँ जी, हम सवाल सिंपल ही रखेंगे मैम। तो पहला सवाल बहुत ही सिंपल कि संतोष मिश्रा पापा जी किस डिपार्टमेंट के लिए काम करते हैं? बिजली विभाग। विद्युत विभाग, बिजली विभाग। अरे ये तो बहुत बच्चा है, आप सवाल कर दिया बहुत ही यार। सिंपल सवाल था। दूसरा सवाल, अमन मिश्रा, उनको 10th बोर्ड में कितने परसेंटेज मार्क्स आते हैं? बाप रे, अब आया डिफिकल्ट सवाल। 87। क्लोज था, 84। हाँ 84। अन्नू मिश्रा किस कंपनी में काम करते हैं? अभी नहीं, मैं भूल गई हूँ। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कि उस कंपनी का नाम क्या है। वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, ये मुझे पता है। और मैं भूल गई हूँ नाम। ठीक है, चलो मैम एक सिंपल सवाल करते हैं फिर। कि संतोष मिश्रा ने शांति मिश्रा को जो एक सोने की चेन दी थी, वो उनकी शादी की कौन सी एनिवर्सरी पर दी थी? आप मुझे बहुत डिफिकल्टी में डाल रहे हो, मैं सब भूल रही हूँ अभी। सच में मुझे याद नहीं, अभी कुछ भी नहीं याद। देखो मेरी उम्र बढ़ते जा रही है। इसलिए मम्मी भूल रही है। दूसरी अभी कल एपिसोड देखा है मैंने, फिर भी मुझे याद नहीं है। ठीक है, चलो। और दूसरी एनिवर्सरी पे नहीं 15th एनिवर्सरी पे। 15th। अरे दूसरे से 15 में अंतर होता है। मैम वो मुझे कुछ बहुत नहीं याद नहीं है। एक्चुअली व्हाट हैज हैपेंड, आई टेल यू। मैं 1 महीना अमेरिका में थी, यूएस में। मैं 6 तारीख को दोपहर का आई हूँ और तब से इंटरव्यूज चल रहे हैं, प्रीमियर हुआ और मैं जेट लैग्ड हूँ पूरी तरह। ओके। तो मैं अभी अमेरिका में इट्स नाइट टाइम, तो मैं पूरी जोन्ड आउट भी बीच बीच में हो जाऊंगी शायद। तो मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, हम लोग कोशिश करेंगे कि मेरे नंबर बहुत कम आ रहे हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। एक मैम एक सवाल है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बट बहुत आप ही इसको सिंपल रख भी है। सकते हैं मैम। आप कुछ हेल्प नहीं कर रहा है। कुछ अगला सवाल बहुत ही बोलो कुछ, मदद करो मम्मी की। तो मैम अगला सवाल बहुत ही सिंपल रखते हैं, मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि आलू डाल के जो पीली चावल बनती है उसको क्या कहते हैं? तहरी। तहरी या नहीं, कुछ और भी कहते हैं उसको, डिसअपॉइंटमेंट भी कहते हैं ना। हम नहीं कहते हैं डिसअपॉइंटमेंट। आपके लिए तहरी है। हमारे लिए तहरी है। रियल लाइफ में बनाने आता है आपको तहरी? वो खिचड़ी, हमारे यहाँ खिचड़ी कहते हैं। अच्छा। तो खिचड़ी कहते हैं। हाँ, मतलब तहरी नहीं कहते हैं। आलू अगर और या कोई भी सब्जी डालना है तो डाल देते हैं, लेकिन पूरा कुछ आता ही नहीं था बनाने। हॉस्टल से आने के बाद तुरंत शादी हो गई तो खाना बनाना ही नहीं आता था, तो कुछ ऐसे ऐसे रोज शाम को खिचड़ी। और आपकी किटी पार्टी वगैरह कैसे चल रही है? इस बार किटी हुई नहीं हमारी। इस बार बिट्टू की मम्मी के साथ ही हमारा काफी ये हुआ। या किटी की औरतें अभी नहीं आती है,
वो सेलिब्रिटी हो गई है भोपाल की। तो मैम गुल्लक की जो खास बात है जिसकी वजह से 4 सीज़न के बाद भी लोग इसको इतना पसंद कर रहे हैं, उसका एक रीज़न ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि कहानी में बहुत सारा इमोशन है, ड्रामा है, बट ह्यूमर भी बैलेंस करके रखता है उसको, कि एक बहुत ही सीरियस सीन चल रहा है या बहुत ही सीरियस इमोशन चल रहा है, अचानक से एक ह्यूमर के साथ ब्रेक कर देता है। हम अभी बात कर रहे थे कि सीज़न 4 का एक सीन है, जो स्पॉइलर नहीं दूंगा ज़्यादा, बट शांति मिश्रा बहुत ही दुखी रहती हैं और फिर उनसे निराशा थूकने के लिए कहा जाता है, वो निराशा थूक देती हैं। तो वो एकदम ऐसा सीन है कि आप बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं, आप एकदम गूज़बम्प्स वाला मोमेंट है और अचानक से एक ह्यूमर आके वो चेंज कर देता है। तो मैम एज एन एक्टर कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आप उस कैरेक्टर के स्किन में जाओ जहाँ पर एक सीरियस सा सीन चल रहा है और फिर अचानक से एक मूड को लाइट कर देना और फिर उस मोमेंट को अडॉप्ट करना। क्या मुझे लगता है कि उसी का तो मज़ा है ना, वही तो एज एन एक्टर वही हाई होता है आपको कि हाँ आप यू कैन यू नो वो मोमेंट्स आप प्ले करें। तो कॉमेडीज़ मैंने तो इतनी कॉमेडीज़ की हैं, तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है कॉमेडीज़ करने में। तो मैंने बहुत बदमाश लोगों के साथ काम किया है। बदमाश लोग हैं ऐसे। जो नाटक करते हैं, स्पेशली कॉमेडी नाटक करते समय काफ़ी बार ऐसे हो जाता है कि हंसी छूट जाती है, तो या आपको हंसाने की कोशिश करते हैं लोग कि आप भूल गए डायलॉग्स या आपने फंबल कर दिया, तो देखो 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 क्या क्या, तो वो कंट्रोल आपको चाहिए कि ऑडियंस को नहीं पता चलना चाहिए कि आप हंस रहे हो, अगर भी आप हंस रहे हो तो मैम आप गुल्लक में ईस्टर्न यूपी की एक हाउसवाइफ बनी है, लेकिन एक्चुअल में आप एक महाराष्ट्रियन है, राइट? तो महाराष्ट्र और यूपी को अगर हम कंपेयर करते हैं ना, तो लैंग्वेज बैरियर है, एक कल्चरल शिफ्ट दिखता है, बट कभी आपको ऐसा लगा ये कैरेक्टर को प्ले करते हुए कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जो कि कॉमन है, जो कि वहाँ पे भी होती है, उस कल्चर में भी है, इस कल्चर में भी है, जो कि आपको शांति मिश्रा बनने में आपकी मदद की? वो बहुत सारी चीज़ें आई थिंक, मुझे लगता है पूरी दुनिया की जो महिलाएं हैं वो ये सभी जो चैलेंजेस जो शांति मिश्रा फेस करती है या एक मिडिल क्लास फेस करता है उसमें से जाती हैं। तो मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि एक्सेप्ट फॉर द एक्सेंट ओके, इमोशनल लेवल पे जो है, और यही सब कहते हैं ना गुल्लक इज नॉट अ सीरीज, इट्स एन इमोशन। राइट। तो वो जो है वो इट्स सो सिमिलर। बहुत सारी चीज़ें जैसे 3rd सीजन में संतोष मिश्रा का जब जॉब जाता है ना, उसको सस्पेंड किया जाता है, तब वो जो इंसिडेंट है उसमें मेरे पिताजी को सस्पेंड नहीं किया गया था, मेरे पिताजी ने जॉब छोड़ दिया था और मेरी मम्मी इतनी गुस्सा हुई थी उन पे। आई वॉज आई थिंक इन 5th और 6th ग्रेड, तो मुझे अभी भी याद है वो घर का माहौल कितना टेंस होता था। तो whenever I performed that scene during the shoot, I remembered those days। तो ये मुझे लगता है हर जो क्या कहते हैं इमोशनल लेवल पे हर जना जो है, और मैं सिर्फ शांति मिश्रा नहीं, मैं अमन भी हूँ, मैं अन्नू भी हूँ, मैं संतोष मिश्रा भी हूँ, मैं बिट्टू की मम्मी भी हूँ, तो मुझे हर मतलब मैं दिखती हूँ, कुछ ना कुछ मेरे साथ इसमें से होता है। तो मैम गुल्लक अभी तो काफ़ी पॉपुलर हो गया है, बट जब ये आया था उस वक्त मिर्ज़ापुर या फिर सेक्रेड गेम्स जैसे क्राइम थ्रिलर का ज़माना था, उस बीच में एक लाइट हार्टेड फैमिली शो आ रहा है। उस वक्त क्या एक्सपेक्टेशन थे आपके इस शो से कि मतलब लोगों को OTT प्लेटफॉर्म नया था तो लोगों को ज़्यादा इंक्लाइनेशन था कि अभी जो देख रहे हैं वो शोज़ क्राइम थ्रिलर, उस बीच में ये शो आ रहा है, ये चलेगा नहीं चलेगा, लोगों को पसंद होगा? मैं सच कहूँ तब मेरे दिमाग में ये सब आया नहीं। मुझे जब नरेशन दिया तब मुझे लगा कि ये ऐसी सीरीज़ है जो मैं देखना चाहूँगी, या मैं जब आई वॉज अ TV किड, मैंने बहुत बचपन में TV देखा है, तो मैंने जो चीज़ें देखी थी, हम लोग हैं, बुनियाद है, नुक्कड़ है, ये जो ज़िंदगी है, तो उस जोन में ये बैठता है, ऐसा मुझे लगा जब मैंने सुना, और आई कुड कनेक्ट विथ इट इमीडिएटली। तो मुझे लगा कि ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, मुझे वो सेंस भी नहीं है सच कहूँ तो, कि क्या सक्सेसफुल होगा और क्या मुझे क्या अच्छा लगता है, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैंने जब भी सुना तो मैंने कहा नहीं ये तो करना ही है। द फर्स्ट डायलॉग ऑफ शांति मिश्रा ना, इतने बड़े हो गए अभी भी अपनी चड्डियां धोना नहीं सीखा है, दैट वाज अ लाइन व्हिच आई वाज लाइक सोल्ड ऑफ कि मुझे ये करना ही है। तो
ऐसा मुझे सक्सेस का तो, लेकिन मुझे लगता है दैट इज द यूएसपी ऑफ गुल्लक की ना, वो गुल्लक ने शुरुआत की इस चीज की कि एक पूरी फैमिली बैठ के देखे Right. ऐसी सीरीज उसके पहले थी नहीं। कितने लोगों के मैसेजेस आते हैं कि मैं अपने मम्मी के साथ 10वीं बार देख रही हूँ, हम लोग पूरी फैमिली बैठ के देखते हैं। आज किसी ने मुझे किया, वो अपने डॉगी के साथ देखती है और वो बात करी कि खुश हो ना अब, ऐसे आई थिंक आई शेयर्ड दैट स्टोरी आल्सो। तो इतना वो लवेबल शो है। अभी मैम आपने एक डायलॉग बताया और ऐसे कई सारे डायलॉग्स हैं जो शो में फेमस हुए हैं। आपका अगर कोई फेवरेट डायलॉग हो जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया इस शो के अंदर? बहुत सारे हैं। एक तो ये तो है ही जो मैंने कहा कि इतने बड़े हो गए फिर भी अभी अपनी चड्डियाँ धोना नहीं सिखाई बच्चों ने, ये तो है। तहरी वाला डायलॉग जो मुझे बहुत पसंद है, हम तहरी बना रहे हैं, किसी को खाना है तो बता दो। आई जस्ट लाइक दैट टोन, इट्स सो लवेबल। तहरी नहीं, डिसअपॉइंटमेंट कहते हैं। डिसअपॉइंटमेंट नहीं है तो ये जो टोन है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर और एक शायद सेकंड सीजन या थर्ड सीजन में था, जब कहते हैं कि अच्छा अपनी शादी को 25 साल हो गए तो कहते हैं शादी का तो पता नहीं, दहेज को जरूर हो गया है तो वो बड़ा अच्छा था। और एक इस सीजन में है कि या आधा सरिया किस लिए लाया है तो वो कहती है कि इसमें नाभे में फंसा कर तुम्हारे पापा हेलीकॉप्टर का पंखा बनेंगे तो ये सब जो डायलॉग्स है वो मुझे बहुत मजेदार लगते हैं। इनफैक्ट इस सीजन में अभी ना, वैसे तो बहुत हर सीजन में कुछ ना कुछ यादगार सीन्स होते हैं या कुछ ना कुछ आउटकम होता है। इस सीजन में जो मेरा पर्सनल फेवरेट है ना, कि वो जो जहाँ पर आपके सोने की चेन जो छीनी जाती है, वो जो पूरा सीक्वेंस है, और उसके बाद जब आप घर आते हैं और जो आपके पति हैं संतोष मिश्रा, वो जिस तरह से रिएक्ट करते हैं, फिर जो आपके बड़े बेटे हैं अन्नू मिश्रा, वो जिस तरह से आपको सपोर्ट करते हैं, वो इतना रिलेटेबल लगता है कि एक मिडिल क्लास से हम लोग भी आते हैं। और हम लोग अपने घर में क्या होता है ना कि हमारे मम्मी या पापा ना, मतलब बहुत अभी तो बातें होने लगी हैं फेमिनिज्म की और क्या सही है क्या गलत है ना, लेकिन इसी तरह की बातें होती हैं कि बाद में रियलाइज होता है ना कि अच्छा शायद हमने ना थोड़ा लिमिट क्रॉस कर गया। कि जैसे संतोष मिश्रा उस समय आपकी चिंता किए बिना उनको सोने की चिंता ज्यादा है, राइट? एब्सोल्युटली। वो पूरे सीन को कैसे याद करती हैं, क्या मतलब शूटिंग कैसे हुई थी, कुछ बताइए उसके बारे में। मैं एक बहुत ही अजीब सी घटना बताती हूँ आपको जो किसी को शायद याद नहीं थी जब ये लिख रहे थे। गुल्लक सीजन 1 से 2 दिन पहले मैं अपने मम्मी के घर रह रही थी और मैं फिर से मेरे घर आ रही थी। तो दिन भर रिहर्सल थी हमारी गुल्लक की। फिर एक मेरी ऑडिशन थी और एक मेरे फ्रेंड के फिल्म का प्रीमियर था। तो मैं रिहर्सल्स में साड़ी पहन के जाती थी क्योंकि दैट टू गेट दैट फील। और मेरे पास मेरी बैग थी, तो बहुत रात को थक गई थी वो प्रीमियर के बाद, तो मैंने बैग रख दी, मेरा पूरा पर्स वर्स भी उसके अंदर रख दिया और मैं फ़ोन पे किसी से, मेरे दोस्त से बात कर रही थी। और ये JBLR का जो फ्लाईओवर है ईस्ट वेस्ट, उसमें छिनैती हो गई, मेरी बैग चुराई गई, जो स्नैच्ड। एंड मेरे पास सिर्फ अपना फ़ोन था और कुछ नहीं। मेरे पैसे गए, मेरे कपड़े गए, मेरा मेकअप का सामान, मेरी स्क्रिप्ट गुल्लक की जिसमें सब मैंने मार्क किया हुआ था, सब चला गया। घर की चाबी नहीं, कुछ नहीं। और रात के 11:30-12 बजे थे और घर पे कोई नहीं था। माई हस्बैंड वॉज नॉट इन टाउन। और मैं पुलिस स्टेशन गई और फिर जिससे दोस्त से बात कर रही थी, फिर उसको मैंने कहा तू आ जा, मैं क्या करूँ अकेले। तो वो वहाँ पे आया। फिर मेरी बैटरी जा रही थी फ़ोन की, तो मेरी जो कुक है उनके पास चाबी होती है, फिर मैंने उनको बुलाया पुलिस स्टेशन पे। एंड फॉर नेक्स्ट 2 डेज उसके बाद मैं ऑलमोस्ट 3 महीने रिक्शे में, मतलब आई कुडंट सिट इन अ रिक्शा और आई वॉज ट्रेम्बलिंग, मतलब एक शिवर जो होता है ना। और कुछ हुआ नहीं था वैसे देखा जाए तो, सिर्फ बैग छीनी गई थी ना, मेरे हाथ को कुछ हुआ था या ना मतलब खिंच गया, ऐसे कुछ नहीं हुआ था। स्टिल आई फेल्ट दैट माई स्पेस वॉज वायोलेटेड एंड दैट फियर, दैट ट्रेमर वॉज स्टिल देयर इन द बॉडी। तो मेरे साथ ये हुआ है, तो मेरे लिए मेरे को ऐसे लगा कि आई एम रीलिविंग दैट। तो दैट वाज। और मैं पुलिस स्टेशन गई थी, वहाँ पे एक फीमेल कॉपी थी, तो ये सब मेरे साथ ऑलमोस्ट। एंड आई थिंक अभी मैम जैसे आपने बोला कि कुछ
हुआ नहीं, बट फिर भी लगा कि एक पर्सनल स्पेस हाँ वायलेट हुई। आई थिंक उसी से बहुत रिलेटेबल लाइन भी वहाँ पर है कि जब एक मिडिल क्लास बंदे के घर, इंसान के घर में चोरी होती है तो सिर्फ आर्थिक नुकसान होता है, मगर जब छिनैती होती है तो आर्थिक नुकसान के साथ साथ आपके Emotional damage. आत्मसम्मान को भी ठेस पहुँचती है। एग्जैक्टली वही मैं कह रही हूँ कि वो जो ट्रेमर था, जस्ट इमेजिन क्या होता होगा उन महिलाओं पे जब उनके Right. ऊपर कुछ अत्याचार होता है। राइट। जब मुझे मतलब कुछ छुआ भी नहीं गया है तब मुझे अगर इतना वायोलेटेड फील हो रहा है तो दैट शिव आई स्टिल रिमेम्बर, अभी भी मेरे में वो गूज़बम्स हाँ वो दिख रहा है, मतलब थोड़ा आप अनकंफर्टेबल फील करते तो वो मुझे वो सब आई कुड आई थिंक आई रीलिव्ड दैट। ओके मैम, अभी आपने कहा कि आपने थिएटर और प्लेस बहुत किए हैं, एंड आपकी शुरुआत की बात करें तो आपने एनएसटी में आपने पढ़ाई की, तो वहाँ पर आपने एक्टिंग सीखा। तो काफ़ी लोगों का ये भी मानना है कि एक्टिंग सिखाई नहीं जा सकती है, वो किसी स्कूल में जाके सिखाई नहीं जा सकती है। बट जैसे आपने एनएसटी में काम किया, तो आपके कैरियर में आप एनएसटी का कितना योगदान रहा, और आपको क्या लगता है कि मतलब इज़ इट समथिंग, एक्टिंग इज़ समथिंग जो कि किसी को भी सिखाया जा सकता है, या फिर कहीं ना कहीं आप में वो थोड़ी सी कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए जिसको ग्रूम करने में वो हेल्प करती है? आपके पास डिज़ायर होना चाहिए, अच्छा। आपकी इच्छा होनी चाहिए कि मुझे एक्टिंग करनी है। एक्टिंग आप सीख सकते हो, एक्टिंग सिखाई नहीं जा सकती है मैं मानती हूँ, क्योंकि मैं नहीं कह सकती हूँ कि ये करो और तुम, अगर आप में डिज़ायर ही नहीं है तो मैं कितना भी सिखाऊँ आप नहीं कर पाओगे। तो मुझ में इच्छा होनी चाहिए कि मुझे सीखना है। अगर मुझे सीखना है तो आई एम श्योर कोई भी एक्टिंग कर सकता है, इट्स मैटर ऑफ प्रैक्टिस। आप एक लेवल के तक तो जाओगे, एज एन एक्टर कह रही हूँ, नॉट एज अ प्रोफेशन। आप बहुत अच्छे एक्टर हो लेकिन आपको उसमें से पैसा नहीं मिल रहा, ऐसा हो सकता है। दो अलग चीज़ें हैं। तो इट इज़ नॉट नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच। आप बहुत ही बुरे एक्टर हो और आपको बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। हो ही रहा है। हाँ नहीं, बट दैट इज ओके, दे आर सेलिंग समथिंग डिफरेंट और जो चाहिए शायद लोगों को। तो ये हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है। और एनएसडी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, एजुकेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। टैलेंट कहीं से आता नहीं है, इट्स नॉट मैजिक, नोबडी इज़ बॉर्न विथ एनी टैलेंट। आपको वो सीखना पड़ता है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, आपको एक रिगर चाहिए उसके लिए, और अगर उसके साथ आपको अच्छा टीचर मिले, वेल एंड गुड। लेकिन सिखाई नहीं जा सकती, आई कैन अंडरस्टैंड, बट आप सीख सकते हो। और आपको स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम चाहिए, नहीं तो जस्ट इमेजिन, आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली जिसकी मम्मी एक आईआईटी में एक क्लार्क थी, मेरे पिताजी शिप में मर्चेंट नेवी में कैप्टन थे। हमारे यहाँ पे कोई भी एक्टर नहीं था। मैं कैसे सीखती, कहाँ से जाती, कौन मुझे चांस देता? अब आप कहोगे इसका सक्सेस रेट क्या है, अगर आपको ये कहना, एनएसडी कहता ही नहीं है कि आप बम्बई जाके फिल्मों में काम करो। वो आपको थिएटर सिखाता है। सिखाता है। एनएसडी इज नॉट training you to become a successful actor in film industry. NSD के इसमें है कि आप सीखो, आप अपने गांव में, आपके शहर में जाओ, नाटक का काम करो, नाटक बनाओ, लोगों को सिखाओ, बच्चों को सिखाओ, कम्युनिटीज़ के साथ काम करो। अभी इसमें से पैसे नहीं मिलते, इसीलिए सब लोग, अगर उसमें से पैसे मिलते तो शायद बहुत सारे लोग नहीं आते, और बहुत सारे लोग नहीं आते हैं। पवित्र राभा करके एक एक्टर हैं जो असम में ड्वार्फ्स के साथ काम कर रहे हैं, जिनकी रेपिटरी कंपनी है। तो बी जयश्री करके हैं जिन्होंने कन्नड़ा म्यूज़िक में, कन्नड़ा फोक म्यूज़िक में काम किया, और उन्होंने हमेशा सोलो परफॉर्मेंसेस किए, बहुत लोगों को ट्रेन किया। रतन थियाओ आपने सुना होगा, मणिपुर में उन्होंने जाके काम किया। बट एक चीज़ बताइए कि एनएसडी आपको ट्रेनिंग देती है जैसा आप अभी बता रहे हो, लेकिन जब आप एनएसडी से पास आउट होके मुंबई आई तो उस समय इंटरनेट नहीं था, उस समय कास्टिंग डायरेक्टर्स नहीं थे, उस समय सोशल मीडिया नहीं थी। आपके लिए कितना डिफ़िकल्ट था फिल्मों में आना या काम पाना उस समय? बहुत डिफ़िकल्ट था, बहुत ही डिफ़िकल्ट था। आने के बाद बहुत तकलीफ, मुझे आई वॉज नॉट श्योर ऑफ माई क्राफ्ट ऑल्सो। मुझे ये नहीं पता था कि, मेरे को कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि मैं एक्टिंग कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। क्यों? क्योंकि वो क्राफ्ट नहीं डेवलप हुआ था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई थी जो
एप्लीकेशन करने में बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी, क्योंकि एक ऐसी कोई सिस्टम नहीं सिखाई थी कि एक ही सिस्टम फॉलो करो। अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार के, एंड आई वाज जस्ट 23 व्हेन आई पास्ड आउट। तो लाइफ एक्सपीरियंस भी नहीं था ऐसा कि लाइफ एक्सपीरियंस ऑल्सो मैटर्स एज एन एक्टर। राइट। किस तरह की दिक्कतें हुई आपको उस समय एग्जैक्टली, अगर आप पॉइंट आउट कर सको? I think I was not sure how I would approach a role and how I would execute it. I didn't have that kind of, or I had tools but I didn't know which tool to use exactly. इसी की वजह से जब मैंने लोगों के साथ काम करना, आई रियलाइज दैट आई नीड टू प्रैक्टिस। इसीलिए मैंने मराठी नाटक किया, क्योंकि मराठी नाटक के 500 शोज होते हैं, 600 शोज होते हैं, तो आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू do it again and again and again. That repetition, that rigor is very necessary for an actor. मैम आप प्लेज में सिंगिंग भी करती थी? हाँ, मुझे बहुत बार लगता है कि मैंने ना क्लासिकल सिंगर होना चाहिए था। आई एम वेरी, आई हैव दैट काइंड ऑफ टेम्परामेंट, एज आई सेड, कि ना वो रिपीट करना, वो रियाज करते रहना। अगर भी आज भी मेरे पास अगर कुछ काम नहीं है तो मैं अपना अपना रियाज करते रहती हूँ। आई एंजॉय। थोड़ा सा रियाज यहाँ भी हो जाए। हाँ, ओह अच्छा। पिया बहरूपिया जो मेरा नाटक है, right. जो अतुल कुमार ने डायरेक्ट किया, अमितोष नागपाल ने उसका अडेप्टेशन किया, शेक्सपियर का नाटक है। तो यहाँ हम ऑडियंस को बता देते हैं कि जिस नाटक का जिक्र मैम कर रही हैं, पिया बहरूपिया, ये 10 साल में कम से कम 250 शो के आसपास पूरे दुनिया में इसका मंचन किया गया है। और वो आपका बहुत, मेरे को लगता है कि सबसे बहुत ज़्यादा पॉपुलर नाटक जिसको कहा जा सकता है, जिससे आपकी हिंदी पहचान में है। सबसे ज्यादा Right, पॉपुलर, और popular उसी की नाटक वजह है। से मुझे मेरी पहली फिल्म मिली कोर्ट। Okay. तो या तो इट्स अ बहुत अच्छी कास्ट हमारी, और बहुत मजा आता है। उसका एक गाना है वो कैलाश खेर ने भी गाया हुआ है, वो एक बहुत पॉपुलर फोक सॉन्ग है। चौक पुराओ माटी रंगाओ, आज मेरे पिया घर आवेंगे, आज मेरे पिया घर आवेंगे। हेरी सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी, उतरेगी आज मेरे पी की सवारी। अरे कोई काजल लाओरी, मुँहे काला टीका लगाओरी, उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी। लक्ष्मी जिवारो नजर उतारो, आज मेरे पिया घर आवेंगे। ये किस लाइन में आप एक्टिंग में आ गए? आपको सिंगर भी होना चाहिए था। बहुत अच्छा आप गाते हैं। आप क्या ट्रेंड सिंगर हो? NSD, द क्रेडिट गोज टू अच्छा। NSD। आप अभी NSD भी- में हमको 3 साल रिगरस म्यूजिक का ट्रेनिंग दिया जाता था। अभी भी रियाज करते हो ना? हाँ, बहुत अच्छा गए हैं, वेरी गुड, वाओ। मैम हम थोड़ी देर पहले एनएसडी की बात कर रहे थे, तो मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ उधर, कि आप जिस बैच में थे उधर नवाजुद्दीन सिद्दीकी, स्वानंद किरकिरे आपके बैचमेट्स थे। बहुत टैलेंटेड बैच था मेरा। बहुत टैलेंटेड बैच था, मगर एक सीनियर थे जो आपकी लाइफ में बहुत स्पेशल बन गए, अतुल कुलकर्णी सर। उनसे आपकी मुलाकात कैसे हुई थी और क्या कैसे बात हुई? या NSD में ऑफ कोर्स मैं हमेशा कहती हूँ नेशनल स्पाउस डिपार्टमेंट है NSD में। ये पहली बार सुना मैंने। अच्छा एक्सप्लेनेशन। क्योंकि क्या हो जाता है कि दिन भर आप वहीं हो, तो आप ढूंढते हो कोई ना कोई कि जो सहारा बने, आपका इमोशनल सहारा। आप घर से दूर होते हो। तो एक तो हमारा एक मराठियों का ग्रुप था, सब मराठी एक साथ हो जाते थे, और शाम को हम कुछ पढ़ते थे, कुछ बातें होती थी। अतुल वॉज 1 year सीनियर टू मी। तो अतुल में एक क्वालिटी है जो वो हम सबको बांध के रखता था, एंड उम्र में भी एक्चुअली इज 8 years ओल्डर देन मी, तो वो एक लुकिंग अप टू हिम ना, ऐसा होता था। एंड वो उस तरह का उनका स्वभाव भी है, तो इट वाज, तो वो अच्छा लगा मुझे, और आई फेल इन लव एंड आई प्रपोज्ड हिम। अच्छा। इंडिया गेट पे लोग शहीद होते हैं। हम वहीं शहीद हुए दोनों। या सो तो मैम जब आप ये सारे काम का आप जब जिक्र कर रही हैं, तो मेरे
जहन में एक सवाल आ रहा है कि थिएटर आर्टिस्ट बहुत मेहनत करता है, रिस्पेक्ट बहुत मिलती है, एनएसडी से निकले हुए लोगों की रिस्पेक्ट बहुत मिलती है, अच्छे अभिनेताओं का जिक्र बहुत होता है, लेकिन इनको ना उसके हिसाब से पैसे नहीं मिलते हैं और इन लोगों को सक्सेस भी नहीं माना जाता है, सक्सेसफुल नहीं माना जाता है इनको। एक 100 करोड़ की फिल्म जो कमाती है, लोग भी उसी आर्टिस्ट को ज़्यादा जानते हैं, ज़्यादा पहचानते हैं, ज़्यादा मानते हैं। कभी एक आर्टिस्ट के तौर पे अंदर से कोफ्त होती है आपको कि यार मेरा क्राफ्ट जो है उस पर कोई जिक्र नहीं करता है, एक सर्टेन टेम्पलेट में अगर हम फिट हो जाते हैं तो मेरी चर्चा ज़्यादा हो जाएगी फिर, जैसे कि अनकंफर्टेबल लग सकता है आपको, बट मैं कहूँगा कि मेरे हिसाब से शायद गुल्लक आपका अभी तक का सबसे पॉपुलर काम है। नहीं, एब्सोल्युटली। बट हो सकता है इससे बेस्ट काम आपने पहले किया होगा, इससे बेस्ट थिएटर में आपने परफॉर्म किया होगा, बट किसी को वो ना याद है ना कोई इसका जिक्र करता है। सब गुल्लक की बातें करते हैं, एब्सोल्युटली। इनफैक्ट कोर्ट की भी बातें करते हैं, बहुत अच्छी फिल्म है। इस चीज़ को लेकर कोफ्त होती है कभी? नहीं होती है, अभी नहीं होती है, बिकॉज आई एम 51 ईयर्स ओल्ड नाउ, तो इतना लाइफ का एक्सपीरियंस है कि अभी नहीं कोफ्त होती है। 10 साल पहले होती थी, जब कोर्ट हुई, रिलीज हुई, उसके बाद ऑलमोस्ट फॉर 2 years आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड एट दैट टाइम। मुझे एक भी फिल्म नहीं मिली आफ्टर डूइंग कोर्ट। आई वॉज सो सैड। और क्या हो गया कि वो लत लग गई ना फिल्म करने की, लीड अपने किया। तक मैंने फिल्में की थी, लेकिन वो ऐसी आते जाते। लेकिन तब मैंने सीरियसली 6 months आई गेव 6 months टू कोर्ट एंड इतना उसको सराहा गया। हर जगह में जाती थी तो कहते थे यार ये कोर्ट में आपने क्या काम किया, लेकिन काम मुझे नहीं मिल रहा था। तो मुक्ति भवन वाज द फर्स्ट फिल्म व्हिच आई गॉट। अच्छा, आदिल हुसैन। हाँ, बहुत अच्छे 2 साल बाद उसमें छोटा रोल था, तो मुझे लगा कि मैं करूँ। मैंने तो लीड प्ले किया, अब मैं ये करूँ कि नहीं, लेकिन मैंने कहा नहीं, कहानी अच्छी है, लोग अच्छे हैं, तो आई शुड डू इट। फिर सर मिली, उसमें भी छोटा पार्ट। फोटोग्राफ मिली, उसमें भी छोटा पार्ट, बट आई स्टिल केप्ट ऑन डूइंग बिकॉज आई लाइक द पीपल, आई लाइक द स्टोरी। वो जोन मेरा था, तो मैंने कहा नहीं, ये मैं करूँगी। फिर गुल्लक हुआ, तो उस समय मुझे बहुत तकलीफ होती थी, मुझे बहुत, बट थैंकफुली ना आई वाज डूइंग पिया में रुपया, which was a popular play, which was entertaining at the same time popular, and वो मेरी एक्टर की जो भूख थी वो मिटा। थिएटर हैज़ बीन माई सेवियर इन लाइफ, और थिएटर ने मुझे एम्पावर किया है, बिकॉज दैट्स एन एक्टर्स मीडियम। फिल्म एक्टर्स मीडियम वैसे भी नहीं है। तो मैं दुनिया भर में शोज कर रही थी तब, तो थैंकफुली थिएटर सेव्ड मी। और मैंने क्या किया ना, मैंने सिर्फ एक्टिंग नहीं की, ये मेरा सबसे क्या कहते हैं बेहतरीन डिसीजन था। मैंने ड्रामा स्कूल मुंबई आपने सुना होगा, जिसमें से काफ़ी सारे एक्टर। आई एम द फाउंडर मेंबर ऑफ ड्रामा स्कूल। जहान मानेकशॉ, मैं, पद्मा दामोदरन, हमने मिलके 2 साल ब्रेन स्टॉर्मिंग करके उसका सिलेबस बनाया। वो जो जगह है जहाँ पे ड्रामा स्कूल मुंबई है, मुंबई मराठी साहित्य संघ, आई वॉज द पर्सन हु इंट्रोड्यूस टू डॉक्टर भालेराव, एंड यू नो दे गेव अस दैट स्पेस फॉर फ्री फॉर अ ईयर। तो मैं ट्रेनिंग वर्कशॉप्स लेती थी। ड्रामा स्कूल मुंबई की पार्ट थी, गोष्ट रंग, जो मैंने कहा एनजीओ के साथ काम कर रही थी। आई वाज डूइंग लॉट ऑफ अदर थिंग्स, तो थैंकफुली मेरे को वो फ्रस्ट्रेशन नहीं आया। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अतुल बहुत ही सक्सेसफुल एक्टर थे, तो फाइनेंशियली मेरे पे जिम्मेदारी नहीं थी इतनी। ये भी बहुत मैटर करता है। कि आपको सर्वाइविंग वाली एक्टिंग नहीं करनी पड़ी, उससे आप बच गई। और मेरे जो पैसे थे, तो मैं ये वर्कशॉप्स लेती थी, उसमें से मुझे पैसे मिल जाते थे, जिससे मेरा गुजारा चल जाता था। आई ऑलवेज पेड माई बिल्स, वॉज नेवर डिपेंडेंट ऑन माई हस्बैंड। पर मेरी जो क्या कहती है ज़रूरतें थी, उतना मैं कमा लेती थी, और मेरी ज़रूरतें कम हैं आज भी। आपने उनके साथ एक एनजीओ भी स्टार्ट किया था, राइट? क्वेस्ट क्वालिटी। हमने स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन एक नीलेश निमकर करके एजुकेशनिस्ट है, उनके साथ हमने काम किया। अतुल एक्चुअली वाज द प्रेसिडेंट, लेकिन मैं उसमें से एक विंग चलाती थी जो थिएटर से कनेक्टेड थी, जिसमें हमने आदिवासी स्कूल्स में परफॉर्मेंस ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर ये शुरू किया प्रोग्राम, जिसको गोष्ट रंग कहते थे, ताकि बच्चों की किताबों के साथ दोस्ती हो। और वो हम जब देखते हैं नाटक,
या कोई भी किरदार लाइव, तब आपको लगता है कि हाँ ये मुझे समझ में आया या इनसे मेरी दोस्ती हुई है तो मैं पढ़ना चाहूँगी। तो ये दोस्ती करने का एक प्रयत्न था जिससे बच्चे पढ़ें, उनको मज़ा आए पढ़ने में, क्योंकि ये फर्स्ट जनरेशन स्कूल गोर्स हैं जिनके घर में पढ़ाई का माहौल नहीं है, जिनके घर में किताबें नहीं आती, जिनके गांव में लाइब्रेरी नहीं है। मैं बचपन में हमारे घर में पेपर आता था, मुझे पढ़ना नहीं आता था। आई वॉज 3 years old और 4 years old, और मैं देखती थी कि मेरी मम्मी पेपर पढ़ रही है, तो फिर मैं देखती और पेपर उल्टा होता था। बट दैट्स द फर्स्ट स्टेप ऑफ लिटरेसी। तो हम कितने प्रिविलेज्ड है सोचिए। तो उन बच्चों को वो स्किल नहीं है, लेकिन वो पेड़ पे चढ़ जाते हैं, दौड़ते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं, उनको लाइफ स्किल्स है, लेकिन ये स्किल नहीं है। तो बट मेन स्ट्रीम में आना पड़ेगा, स्कूल जाना पड़ेगा, राइट। इसके लिए हम इनकी कम्युनिटी की मदद करते हैं। तो वो अभी क्वेस्ट के साथ मैं काम नहीं कर रही हूँ, या अतुल भी अभी क्वेस्ट में नहीं है। अच्छा। लेकिन हम गांव में बच्चों के साथ अभी भी काम कर रहे हैं। हमारा एक घर है जहाँ पे नीचे हमने एक स्पेस बनाई है, उसका नाम है तारपा वर्क स्पेस, जहाँ पे सब गांव के बच्चे आते हैं। वहाँ पे उनके लिए लाइब्रेरी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो खेलते हैं, उनके लिए नाटक के कभी कभी वर्कशॉप्स होते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके लिए वो अड्डा है उनका। ओके ओके, बहुत बढ़िया। मैम जाते जाते ये बता दीजिए कि जो बिट्टू की मम्मी है बिट्टू की मम्मी को मिश्रा फैमिली में इतना इंटरेस्ट क्यों है, क्या लगता है आपको? और वो आंवले का जो 300 रुपया है उसका क्या सीन, मतलब क्या आपको लॉजिक लगता है उसका? क्या होता है कि इट्स अ लव हेट रिलेशनशिप। अगर वो नहीं होगा फिर भी तकलीफ होगी, और है तो भी तकलीफ है। तो हमेशा मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग होते हैं जो आपको प्यार भी करते हैं लेकिन परेशान भी करते हैं। तो वैसी है बिट्टू की मम्मी। और अदर देन दैट, सुनीता इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड। वो NSD में मेरी जूनियर थी। उम्र में शायद हम एक ही हैं, लेकिन वो आई थिंक उसका सेकंड अटेम्प्ट था, और अभी वो कैंस जाके आई। तो आई एम सो प्राउड ऑफ हर, आई एम सो हैप्पी फॉर हर। शी इज़ अ टैलेंटेड एक्टर। मुझे अभी भी उसका एक सीन याद है, वो शकुंतल करते थे और उसमें शकुंतला बनी हुई, बाकी के सब जो वो अलग, और ये हिरन बनी थी। ओह, और शी इज़ टू जंप लाइक अ डियर। अभी भी मुझे वो मेमोरी है। सच अ वंडरफुल एक्टर शी इज़। सो बहुत मुझे वो अच्छी लगती है। हमारी दोस्ती तभी भी थी, अभी भी हम जब सेट पे होते तब बातें करते रहते हैं। अभी वो हमारे पॉडकास्ट में आई थी और मतलब बहुत अच्छा रहा उनके साथ भी, और बहुत जेन्युइन और मेहनती बहुत। और मुझे यही कहना है कि मेहनत बहुत ज़रूरी है। आज के जो लोग या बहुत सारे लोग जो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं कि हमको, मैं समझ सकती हूँ, बहुत लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, लेकिन आपको सुनीता इज सच अ ग्रेट एग्जाम्पल। उसने असिस्टेंटशिप किया है, शी इज मैनेज मसाबा, क्या नहीं किया है उसने, बट शी मेड हर प्लेस। शी वेंट टू कैंस नाउ, अभी गुल्लक में इतना अच्छा काम कर रही है, और भी कई पंचायत में रोल अच्छा। तो आपको आपका जब वक्त आता है तो आपको रिकग्निशन आपके हिसाब से मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता। तो आपको करते रहना बहुत जरूरी है। अभी आपके पॉडकास्ट के बाद ही उनका पॉडकास्ट जाने वाला है, और उसमें वो स्टीरियोटाइपिंग पे बात की है कि किस तरह उनको मेड सर्वेंट के रोल के लिए स्टीरियोटाइप कर दिया गया, कैसे वो फाइट बैक की। बहुत सारे इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन। उसको भी उन्होंने वैसे ही एकदम, वो रियल लाइफ भी वैसे ही फन लग रही थी। बिल्कुल, उसको भी उतने ही फन के साथ उन्होंने बताया कि मुझे लग रहा था उस वक्त कि शायद मेरा नाम गिनीज बुक में चला जाएगा कि हाईएस्ट नंबर मेड्स के कैरेक्टर किए हैं मैंने उसमें। बिल्कुल। नहीं, ये है ना, बहुत ही डिफिकल्ट फेज होता है एक्टर्स के लिए, बट शी इज अ फाइटर। बहुत मेहनती है, बहुत मेहनती। तो मैम कैसा लगा आपको पॉडकास्ट पे आके, और क्या थैंक यू सो मच। आप दोनों इतने सहजता से सवाल पूछते हो, मतलब आपका जो कोऑर्डिनेशन है वो इतना बढ़िया है, और मुझे ऐसे लगा ही नहीं कि आपने ये कुछ प्लान किया है या अपने आप हो रहा है। ये इतनी अच्छी बात है, और आपने मुझे भी इतना कंफर्टेबल कर दिया कि मतलब मुझे लग भी नहीं रहा है पे कैमरा है और मैं सिर्फ गप्पे मार रही हूँ। मुझे गप्पे मारना अच्छा भी लगता है। तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत मजा आया आपसे बात करके मैम। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मेरा नाम गीतांजलि कुलकर्णी। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब डिजिटल कमेंट्री।